हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो देखो भाई, सर्दी बहुत पड़ रही है, कोई इलाज नहीं है, फिर भी बच्चों ने डिमांड की थी रीजनिंग की क्लास की। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपकी रीजनिंग भी करवाता रहूंगा, लेकिन अपना जो फोकस है, मेन अपने चैनल का नाम ही साइंस का है, तो अपने फिर साइंस को प्रायोरिटी भी देंगे। ऐसे नहीं मैं रीजनिंग को स्टार्ट किया तो उसको बीच में छोड़ेंगे, नहीं, वो भी टॉपिक वाइज आपको मिलता रहेगा, ये भी टॉपिक वाइज अपना चलता रहेगा। अपना टॉपिक चल रहा था ध्वनि के गुण, जिसमें हमने दो तो पढ़ लिए थे, ध्वनि का परावर्तन और अनुरणन। आज हम दो चार गुण और हैं और इसको कंप्लीट करेंगे। ज्यादा नहीं है, दो चार ही हैं, उसके बारे में आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो पहला जो अपना ध्वनि का गुण है वो है अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है, पहले शब्द देख लो। अपवर्तन कि जब कोई एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ से क्या होती है, वो विचलन दर्शाती है, यानी कि उसको जाना तो सीधा था, वो या तो इधर हट जाएगी या इधर हट जाएगी। अब ये अपवर्तन आपको नहीं पता है, मैं इतना गहराई से इसको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये अपना चैनल है, अपनी जो वीडियो आई हुई है प्रकाश चैप्टर की 4 वीडियो है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ध्वनि वाला टॉपिक करना है ना, उससे पहले आप प्रकाश वाला टॉपिक करके आइए, उससे पहले आप प्रकाश वाला टॉपिक करके आइए तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलन दर्शाती है, यानी कि उसको जाना तो सीधा था लेकिन बीच में कोई माध्यम आ गया, फिर वो अपने पथ से हट गया। यही हमारे साथ होता है, हम स्टडी कर रहे होते हैं, बिल्कुल रूटीन में चल रहे होते हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम्स आई तो हम थोड़ा सा उस पर विचलन दर्शा देते हैं, है ना, वही चीज होती है। तो अपवर्तन यही होता है। तो देखते हैं ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि तरंगे अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। वे ध्वनि तरंगे यानी कि सभी ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। तो आपको एक बात ध्वनि की ओर ध्यान में रखनी है कि ध्वनि तरंगे माध्यम में गति करती है। माध्यम में गति करती है मतलब इस बात का है कि इनको माध्यम की आवश्यकता होगी, ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होगी, निर्वात में यह गति नहीं करती। ठीक है सर, तो इसको प्रभावित कौन करता है, तो इसका मतलब यह है कि ध्वनि तरंगे विभिन्न माध्यम व ताप पर, ध्वनि तरंगों का अगर अलग अलग माध्यम है, यानी कि एक माध्यम ठोस आ गया, एक द्रव आ गया, एक गैस आ गया, या कोई और ईटीसी माध्यम आ गया, तो ये अलग अलग माध्यम हो गए। और ताप यानी कि टेम्परेचर, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ईटीसी आप जितना भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि विभिन्न माध्यम में वह विभिन्न माध्यम वह विभिन्न ताप पर चाल भी क्या होती है, ध्वनि की अलग अलग होती है। मतलब क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है। मतलब क्या है कि ये ध्वनि तरंगों को ताप भी प्रभावित करता है और माध्यम भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ताप बदलोगे, ताप को कम करोगे, ज्यादा करोगे, या ताप जहां पर कम होगा या ज्यादा होगा वहां पर भी ध्वनि तरंगों क्या होगी, जो उनकी चाल होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी। माध्यम बदलोगे तो आपको पता है ठोस में सर्वाधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस में उससे कम होती है। तो इस तरह से माध्यम में अलग अलग माध्यम और अलग अलग ताप पर ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वो भी अलग अलग होती है। चलिए, दिन में ध्वनि स्रोत के पास से ही सुनाई देती है जबकि रात में दूर तक सुनाई देती है। ये इस बात का प्रूफ है, ताप वाली बात का। ये कह रहा है कि दिन में जब आप ध्वनि सुनते हो किसी भी स्रोत के पास, तो आपको दिन में जो ध्वनि है वो स्रोत के पास होते हो तब भी सुनाई देती है, और रात में अगर आप बिल्कुल शांत माहौल है तो आपको दूर की ध्वनि भी आपको सुनाई दे जाती है। सर कैसे, आपने कई बार रात में देखा होगा, या देखा क्या होगा, सुना होगा कि आपको ना बहुत दूर दूर तक की चीजें आपको ना सुनाई दे जाती है भी। हाँ, वहां पर ये, अब जैसे हमारे जहां से मेरी लोकेशन है वहां से जो हाईवे रोड है वो लगभग 3 किलोमीटर पड़ती है। हाईवे, छोटी हाईवे 1 किलोमीटर के करीब, और बड़ी हाईवे है वो 3 या 3.5 किलोमीटर के करीब हमारे जो मेरा होम टाउन है वहां से पड़ती है। तो जो बड़ी हाईवे है उस पर भी जो व्हीकल चल रहे होते हैं ना, उनकी आवाज भी हमें रात को सुनाई दे जाती है।
आइडिया लगा लेते हैं, हाँ भाई ये इस यहाँ से गुजरा है, ये गुजरा है, और छोटी रोड है वो तो पास में, तो वहां पर आराम से सुनाई चीजें दे जाती है। लेकिन दिन में ऐसा नहीं होता, दिन में ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं क्या? समझ, वो आपने देखा होगा दिन में बहुत से जैसे अपने जो डॉग होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने इतना ज्यादा नहीं उनको ध्यान जाता। लेकिन रात में जो बड़े बड़े खेतों में घूमते हैं या बड़े बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं वो, तो अपने को सुनाई दे जाता है कि आज तो कुत्ता ऐसे भौंक रहा है, कुत्ता वैसे, ठीक है, वो चीजें होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि दिन में ध्वनि स्रोत के पास ही आपको सुनाई देती है। ध्वनि स्रोत क्या होता है? जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो उसके पास जब आप होते हैं तभी आपको ध्वनि सुनाई देती है, जबकि रात में आपको दूर तक ध्वनि सुनाई दे जाती है। यानी कोई ध्वनि स्रोत दूर से भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना, तो भी आपको रात में सुनाई दे जाती है, और आप आइडिया लगा लेते हो कि हाँ वहां पर यह ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब देखिए ताप कैसे, अब ताप इसको प्रभावित कैसे करता है तो समझते हैं। दिन में सूर्य की गर्मी के कारण, अब आपको पता है दिन में सूर्य की गर्मी होती है जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, तो पृथ्वी के समीप की वायु परतों का ताप ऊपर के परतों के ऊपर के परतों की अपेक्षा अधिक होता है। ये कहना, ये इस बात का मतलब ये चाहता है कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो अब सीधी सी बात है अर्थ पर बहुत सारी परतें हैं, 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए सूर्य है। अब आपको पता है कि ये सूर्य का ताप आ रहा है चाहे जैसे मर्जी आई, अब ये पृथ्वी पर पड़ रहा है सारा का सारा ताप, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इस परत का जो तापमान है वो क्या है? ज्यादा, और इसका है कम, इसका उससे कम, यानी कि इस तरह से ताप बढ़ता है, यानी कि ऊपर ताप कम नीचे ताप, जो पृथ्वी के समीप वाली परत है ना उसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। यहां पर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर सूर्य तो इस परत के करीब है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, कि जो परत है वो सूर्य के, ये परत करीब है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। अगर ये चीज आपको डाउट है तो मैं आपका एक लाइन में डाउट करूंगा। आपने ग्रीन हाउस प्रभाव सुना होगा, ओजोन परत सुनी होगी, तो क्या होता है ये ग्रीन हाउस प्रभाव यही कहता है कि जो प्रकाश किरणें होती हैं वो एक बार पृथ्वी के अंदर एंटर तो कर जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती। ग्रीन हाउस प्रभाव है ना, वो काम करता है यहां पर, इस वजह से इसका टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है इसकी अपेक्षा, ठीक है। पृथ्वी के समीप की वायु परतों का ताप ऊपर की वायु परतों की ताप से अधिक होता है, यानी कि यहां पर ताप ज्यादा यहां पर कम, जिससे घनत्व होता है कम। अब आपको पता है ताप होता है तो घनत्व कम होगा, ये हम पीछे वाली क्लास में करके आ चुके हैं, T समानुपाती 1/d पीछे करके आ चुके हैं ना। तो जहां पर ताप ज्यादा होगा तो घनत्व ऑटोमेटिकली कणों का कम हो जाएगा। अब घनत्व कम होगा जिससे परतें कौन से माध्यम को दर्शाएगी? परतें घनत्व कम, यानी कि कण दूर दूर, कण दूर दूर, ये कौन से माध्यम को दर्शाएंगी? ये दर्शाएंगी विरल माध्यम को। कौन से माध्यम का काम करेंगी? विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। मैं पहले बोल रहा हूं प्रकाश वाला चैप्टर देख के आइए, चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। विरल माध्यम की तरह कार्य करती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं परतों का घनत्व अधिक होता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ताप क्या होगा? कम होगा। ताप कम तो घनत्व ज्यादा, ताप कम तो घनत्व ज्यादा। अब घनत्व ज्यादा होगा तो माध्यम कैसा हो जाएगा? माध्यम सघन की तरह कार्य करता है। पृथ्वी पर स्रोत, अब देखो ये कहना चाहता है कि ये आपका पृथ्वी पर स्रोत है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका कोई पी स्रोत है। अब देखो वायु, नीचे की वायु क्या है? गर्म है, ताप ज्यादा है। ऊपर की वायु क्या है? ठंडी। तो क्या होगा? ये क्या हो रहा है? फैल रही है ना इस तरह से, गर्म वायु है। अब ये जैसे ही वायु ठंडी हुई तो ये इसके करीब आ रहे हैं, किसके? अभिलंब के। इस वजह से ठंडी वायु, और ये हमारा होता है दिन में। रात में क्या होता है? रात में ये जो ध्वनि तरंग होती है वो अभिलंब से दूर हटती हैं। अभिलंब से क्या होती हैं? दूर हटती हैं। ताप कम तो अभिलंब से दूर, ताप ज्यादा तो अभिलंब के करीब आती है, और ये अभिलंब से दूर। अब ये अभिलंब के करीब आ रही है तो सीधी सी बात है नजदीक नजदीक में ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि इनका अपवर्तन हो रहा है नजदीक नजदीक में ही हो रहा है। अपवर्तन क्या हो रहा है? पास पास में हो रहा है। इस तरह से देखो दिन में क्या हो रहा है? घनत्व ज्यादा, घनत्व क्या है? कम है, तो उनका अपवर्तन, ध्वनि तरंग का जो अपवर्तन है वो इस तरह से पास में हो रहा है। इस तरह से ध्वनि तरंग इससे निकली, इस तरह से पास में हो रहा है, तो वो एक सीमित क्षेत्र तक ही फैल जाती है। लेकिन रात में क्या होता है? घनत्व ज्यादा तो वो दूर तक फैलती है इस तरह से, इसलिए हमें ध्वनि ज्यादा सुनाई देती है। ये डायग्राम देखो, ये देखो अभिलंब, ये P और S अभिलंब है, इस अभिलंब के पास में आ रही है, ये पास में आ रही है, ये पास में आ रही है।
लेकिन यहां से देखो ये दूर जा रही है, ये दूर जा रही है, ये दूर जा रही है, ये दूर जा रही है। ये चीज बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये ही है ध्वनि का अपवर्तन। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन यही बनता है कि हमें रात में ध्वनि ज्यादा सुनाई देती है दिन में, तो आप कह दोगे रात में क्यों? क्योंकि ध्वनि घनत्व की वजह से। ये सारी बातें आप जो मैंने बताई है आप बता सकते हो। चलिए, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आप बनाते हो उतने बनेंगे। चलिए अगला देखते हैं। मैं इसको रफ करता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत न आए। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा मैंने शुरू किया था तभी बोला था कि थोड़ा सा बोरिंग है, तो तरंगों वाला चैप्टर अगर आप रेगुलरली देख रहे हो फिर तो आपको ये सारा समझ में आएगा। अगर बीच में क्लास मिस किया ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। अगर बीच में आपने क्लास मिस किया, बीच में से देख रहे हो, तो रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रकाश वाला और ये ध्वनि तरंगों वाले सारे चैप्टर लगातार देख के हो तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर बोलोगे सर को पढ़ाना नहीं आता। चलिए अगला है प्रणोदित कंपन। ये क्या होते हैं? प्रणोदित कंपन क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो ये कहता है कि कंपन करने वाली वस्तु, कोई वस्तु है जो कंपन कर रही है, कंपन करने वाली वस्तु पर यदि कोई बाहरी आवर्त बल लगाया जाए। कौन सा बल लगाया जाए? बाहरी, बाहर से आवर्त बल लगाए। कौन सा बल? आवर्त बल। आवर्त बल लगाएंगे किस पर? कंपन कर रही वस्तु पर। किस पर? कंपन कर रही वस्तु पर। ठीक है सर, लगा दिया। जिसकी आवृत्ति क्या हो? वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करती हो, यानी कि इसका आवृत्ति क्या हो? इसकी आवृत्ति हो किसके बराबर? इस वस्तु की आवृत्ति के बराबर होने का ये प्रयास करती हो। ये जो आवर्त बल है हम बाहर से लगा रहे हैं, इस पर कंपन कर रही वस्तु, तो इस बल की जो आवृत्ति है ना वो कितनी होनी चाहिए? वो इस आवृत्ति ये प्रयास करेगी कि मैं इसके बराबर आ जाऊं, इसके इक्वल आने का वो प्रयास करेगी। किंतु शीघ्र ही आरोपित बल की आवृत्ति से स्थिर आयाम के कंपन करने लगते हैं, लेकिन ये बाद में स्थिर आयाम से कंपन करने लगती है, यानी इस तरह से एक नियमित आयाम से ये कंपन करने लगेगी। तो वह बाह्य आवर्त बल के प्रभाव से वस्तु द्वारा उत्पन्न कंपन ही क्या कहलाते हैं? प्रणोदित कंपन कहलाते हैं। तो देखो दोबारा समझते हैं, ये इसके बराबर आने की प्रयत्न कर रही है लेकिन होती नहीं है, किंतु शीघ्र ही वस्तु आरोपित बल की से आवृत्ति से स्थिर आयाम के कंपन करने लगती है। ये देखो, ये वस्तु है बाहरी, अब देखो ये वस्तु कंपन कर रही है, ध्यान से समझो इस बात को। ये वस्तु है, कोई कंपन कर रही है, इस पर आप कोई बल लगाते हो, कौन सा? आवर्त बल लगाना है, तो इसकी आवृत्ति और इसकी तो आवृत्ति निश्चित है, इसकी आवृत्ति तो निश्चित है, वो कर रही है, लेकिन ये आवर्त वाली आवृत्ति ये चाहती है कि मैं इसके बराबर की आवृत्ति के कंपन करूं, मैं इसकी बराबर की आवृत्ति के कंपन करूं, पूरा प्रयत्न करती है लेकिन बेचारी कर नहीं पाती। तो फिर क्या करती है? थक हार कर ये क्या करती है? अपने निश्चित इसी आवृत्ति जो इसकी है, इसी आवृत्ति के साथ एक निश्चित आयाम के कंपन करने लगती है, और इस कंपन के दौरान जो आवर्त बल के प्रभाव से वस्तु द्वारा उत्पन्न कंपन होते हैं उसे बोलते हैं प्रणोदित कंपन। देखो ये है इसकी परिभाषा कि ये इसके बराबर आने का प्रयास करती है लेकिन नहीं आ पाती, तो अपनी जो आवृत्ति होती है उससे से वो नियमित कंपन करने लगती है, जिसे प्रणोदित कंपन कहते हैं। देखो अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड्स है जो अच्छी तैयारी कर रहा है, बहुत रेगुलरली 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहा है, आप उससे प्रभावित होकर क्या करते हो? 1-2 दिन पूरा जोर लगाते हो, मैं लगातार फुल पढ़ूंगा, है ना? आप 1-2 दिन करते हो, लेकिन वो शुरू से करता हुआ आ रहा है, 5-10 सालों से, 3-4 सालों से वो करता हुआ आ रहा है। आप 2-3 घंटे में कैसे? आप 1-2 दिन करोगे, उसके बाद में जो आपकी कैपेसिटी है उसी पे आ जाओगे, वही क्या होगी? प्रणोदित कंपन। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है अगला। प्रणोदित कंपन, इसके बाद में है आपका अनुनाद। क्वेश्चन अनुनाद से आता है। क्वेश्चन क्या आता है आपका? अनुनाद से आता है। तो देखते हैं अनुनाद क्या है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, क्योंकि साथ के साथ मिटाना जरूरी होता है चीजें को, ठीक है, इसलिए मिटा रहा हूं मैं। चलिए अनुनाद के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, अनुनाद क्या है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना? चलिए अनुनाद,
यह प्रणोदित कंपन की एक स्थिति है। प्रणोदित कंपन हमने जो पढ़ा है ना, आवृत्ति के बराबर आने का प्रयास करती है, उसकी एक कंडीशंस है, उसे ही अनुनाद बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि अनुनाद क्या है, तो आप कहोगे कि प्रणोदित कंपन की एक स्थिति है। अब देखो क्या होता है अनुनाद, देखते हैं। प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति, प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, यही हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। प्रणोदित कंपनों की जो आवृत्ति है वो वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के दोनों क्या होती है, बराबर। देखो ये कह रहा है कि प्रणोदित, जो अनुनाद की कंडीशन की बात कर रहा है, ना कि प्रणोदित कंपन की, तो ये कह रहा है कि प्रणोदित कंपन जो हुए हैं, प्रणोदित आवृत्ति इज इक्वल टू स्वाभाविक आवृत्ति, स्वाभाविक आवृत्ति, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब देखो इसे ही क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। सीधी सी बात है, प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। यदि यदि अब देखो कंडीशन कैसे पैदा होगी, यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति, जो आपने बल आरोपित किया है, बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होगा, तो क्या होगा, अनुनाद होगा। प्रणोदित कंपन में क्या हो रहा था, आवृत्ति बराबर नहीं हो रही थी, तो क्या हो रहे थे, कंपन स्थायी आयाम से कर रहे थे, अपने स्थायी आयाम से वो कंपन कर रहे थे। लेकिन सपोज दैट अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों बराबर होगा, तो कौन सी कंडीशन उत्पन्न होगी, तो होगा आपका अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा, या अनुनाद की स्थिति प्रकट हो जाएगी। समझ रहे हो, यानी कि आपने पढ़ने का प्रयास किया और आप अब पढ़ भी रहे हो उसके बराबर, तब अनुनाद हो गया भाई। प्रणोदित में क्या हुआ था, कोशिश तो की थी लेकिन नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप कोशिश की और आप उसके बराबर पढ़ रहे हो 12-13 घंटे अब लगातार, तो वो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, वो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होगी। क्लियर, दोबारा से, यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए, जो वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति है उसके बराबर हो जाए, किसकी, जो आपने बल लगाया है उसकी आवृत्ति, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आपकी स्थिति कौन सी उत्पन्न हो जाएगी, अनुनाद उत्पन्न हो जाएगी। ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि सन 1939 की बात है, कब की, सन 1939 की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कौन से, कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पुल था जिसका नाम हो टेकोमा पुल। कौन सा पुल, टेकोमा पुल। वो यांत्रिक अनुनाद के कारण ही टूटा था, यांत्रिक अनुनाद के कारण ही टूटा था। चलो भाई, 1939 में संयुक्त राज्य अमेरिका में टेकोमा पुल क्यों टूटा या कैसे टूटा, या वो क्षतिग्रस्त कैसे हुआ, तो आप कहोगे यांत्रिक अनुनाद के कारण। क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, अनुनाद के मतलब जो वो पूछ लेगा कि यांत्रिक अनुनाद के कारण कौन सा पुल टूटा था या कैसे टूटा था, तो वो आप कहोगे टेकोमा पुल। वो चीजें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना में। टेकोमा जो पुल था कहां पर है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब टूटा, 1939 में। किसके कारण, यांत्रिक अनुनाद के कारण। अब ये होगा कैसे, समझते हैं इस बात को। उच्च गति की पवन, यानी कि बहुत ज्यादा गति की पवन, यानी कि बाहरी आवर्त बल लग रहा है, उच्च गति की पवन पुल के ऊपर गति करने लगी। अब देखो, मान लीजिए ये कोई पुल बना है, अब ज्यादा गति की हवा है, वो इसके ऊपर से गति कर रही थी, ऊपर से गति कर रही थी, तो जो पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के लगभग बराबर आवृत्ति की थी। अब ये जो हवा थी ना, ये जो पवन थी, इसकी आवृत्ति क्या थी, इसकी आवृत्ति थी वो इस पुल की आवृत्ति की क्या थी, पुल की आवृत्ति की क्या थी, बराबर थी। पुल की आवृत्ति की क्या थी, बराबर थी, दोनों इक्वल थी। तो जिससे बराबर थी, पुल कहां, अब पुल झोल मारता हुआ, मतलब इस तरह से झोल मारना समझते हो, इस तरह से चीजें हिलने लग जाती है, डोलने लग जाती हैं, तो वो कंडीशन हो गई और पुल पहुंच गया अनुनाद में, यानी कि दोनों की आवृत्ति बराबर, पुल पहुंचा अनुनाद में। फलस्वरूप आयाम में लगातार वृद्धि हुई। अब देखो, प्रणोदित कंपन में क्या हुआ था, स्थिर आयाम से कंपन कर रहा था, लेकिन यहां पर अनुनाद में पहुंच गए हैं। अब आयाम में क्या हो रहा है, पहले इससे, अब देखो पहले तो कंपन क्या हुआ, छोटा कंपन इस तरह से, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, इस तरह से कंपन आयाम क्या हुआ, इसका बढ़ता गया और बढ़ता गया। अब कई बच्चे आयाम पूछेंगे तो मैं पीछे वाली क्लास से देख के आ जाओ। इस तरह से इसका गति और आयाम दोनों बढ़ते गए और जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया।
लगातार वृद्धि के कारण पुल टूट गया। समझ में आई? दोनों की आवृत्ति बराबर हुई, हवा की आवृत्ति इस पुल की आवृत्ति के बराबर आई। अब हवा की आवृत्ति से क्या हो रहा है, पुल जो है उसकी जो तरंगे हैं वो अधिक आयाम के कारण गति कर रही हैं। अधिक आयाम की गति के कारण हुआ तो पुल तो बेचारा बना हुआ है तो टूटेगा फिर। वो पुल कहां पे पहुंच गया, अनुनाद की स्थिति में पहुंच गया। अनुनाद की स्थिति में पहुंचते पुल टूट गया। इसी कारण अब क्या किया जाता है, आपने देखा होगा सॉरी भाई, इसी कारण सैनिकों को पुल पार करने का परीक्षण अनुनाद से बचाने के लिए दिया जाता है। आपने देखा होगा सैनिक जो होते हैं वो है ना पुल पर, आपने देखा होगा कि कभी आएगा ना सैनिकों की परेड देखना, वो जब धरती पर चलते हैं तो वो उनके स्टेप एक जैसे होते हैं, एक स्टेप दूसरा स्टेप, यानी कि सभी सैनिकों की जो पूरी टोली होती है वो एक जैसी होती है। लेकिन जब वो पुल पर चलते हैं ना, किसी भी पुल पर चलते हैं तो उनके स्टेप एक जैसे नहीं होते। वो जैसे अपने नॉर्मल चलते हैं ना उस तरह से चलते हैं। एक जैसे चलेंगे तो वहां पर अगर मान लो सभी एक जैसे, मान लीजिए 100 सैनिक है तो सभी एक साथ एक स्टेप को रखेंगे तो बल लगेगा, बाहरी आवर्त बल लगेगा। फिर एक दूसरा स्टेप एक साथ रखेंगे तो इस तरह से वो पुल अनुनाद की स्थिति में पहुंच जाएगा और पुल टूट जाएगा। इससे बचाने के लिए सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल, कि आपको जब आप पुल पार कर रहे हो तब आपको एक जैसे कदम मिलाकर नहीं चलना है। आपने कदम मिलाकर नहीं चलना है। वैसे तो वो नॉर्मली कदम मिलाकर ही चलते हैं, लेकिन वहां पर आपको कदम मिलाकर नहीं चलना। ठीक है, अनुनाद से बचने के लिए इसका प्रश्न दिया जाता है। किसी पुल को कंपन कर सकने वाला निकाय माना जा सकता है जिसके लिए स्वाभाविक आवृत्ति का एक निश्चित मान हो गया। यदि सैनिकों को नियमित पड़ने वाले कदमों की आवृत्ति पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा। पुल अधिक आयाम के कारण कंपन उत्पन्न हो गए से पुल टूट सकता है। तो सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि नियमित पड़ने वाले कदम, नियमित यानी कि लगातार स्टेप बाय स्टेप एक जैसे कदम उस पर पड़ेंगे तो क्या होगी, पुल की आवृत्ति के बराबर आवृत्ति हो जाएगी उनकी, तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और पुल अधिक आयाम से कंपन करने लगेगा, जिससे क्या होगा, पुल टूट सकता है। इस कारण से पुल को पार करते समय सैनिक टुकड़ी को कदम मिलाकर मतलब नहीं चलना चाहिए। ये बातें ट्रेनिंग देती है। क्वेश्चन बनता है कि सैनिकों को पुल पार करते समय कदम मिलाकर क्यों नहीं चलना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर वो कदम मिलाकर चलेंगे तो पुल की आवृत्ति और नियमित कदम पड़ेंगे उससे आवर्त बल की आवृत्ति दोनों बराबर हो जाएगी। पुल अनुनाद की स्थिति में पहुंच जाएगा और पुल टूट भी सकता है। इस अनुनाद की स्थिति से बचने के लिए ही सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कदम मिलाकर न चलें। कब? सिर्फ पुल पार करते समय। ठीक है जी, यहां पर आपका एक डाउट क्लियर हो गया। रेडियो भी किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो यह भी अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। पूछा गया क्वेश्चन, रेडियो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। कमेंट सेक्शन में बताइए रेडियो का आविष्कार किसने किया। बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में बताओगे रेडियो का आविष्कार किसने किया। आगे देखते हैं। रेडियो चलाने के लिए विद्युत की धारिता के मान को तब तक बदला जाता है जब तक कि विद्युत की वह आवृत्ति प्राप्त न हो जाए जिसकी आवृत्ति कह रहे ध्वनि संकेत की हो। ठीक है, ये कह रहा है कि अपने जब है ना, आजकल तो रेडियो बच्चों को देखा ही नहीं होगा या देखा होगा चलाया नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रेडियो पर है ना 2 बटन होते थे। जब पुराना रेडियो आता था तो उसमें एक बड़ा होता था एक छोटा होता, उस पर चैनल सेट होते थे। तो वो क्या होता था, उस चैनल वाले बटन को, बड़े बटन को गोल गोल घुमाते थे तो वो अपनी मर्जी से नहीं चलता था। मतलब वो हम फ्रीक्वेंसी सेट करते थे, उसकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करते थे। जैसे ही फ्रीक्वेंसी जो जहां से चैनल बने हुए हैं, जहां से न्यूज आ रही है, तो वो ध्वनि संकेत है, ध्वनि संकेत की तरंगे है। हम अपने रेडियो जो अपना मतलब जो चला रहे हैं उसमें अलग तरंगे हैं, तो दोनों की आवृत्ति मैच करवाते थे, उसमें फ्रीक्वेंसी सेट करते थे। जैसे ही दोनों की आवृत्ति मैच हुई तो वो हमारे रेडियो में चलने लग जाती थी। उस स्टेप पे ये रेडियो काम करता था। तो यहां पर आपके 2 चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रेडियो का सिद्धांत क्या है। चलिए इसको मिटाते हैं और करते हैं आगे बात। अगला है ध्वनि का व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? अभी सीधी सी बात है, जब 2 तरंगें अध्यारोपित होती हैं, एक दूसरे के ऊपर सेट होती है तो उसे व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, व्यतिकरण जब समान आवृत्ति, लो जी ये मान लीजिए एक तरंग है,
ये एक तरंग है, इनकी क्या है, आवृत्ति भी क्या है, समान है, और आवृत्ति भी समान है, और आयाम भी क्या है, दोनों का समान है। ये एक तरंग बना दी, तरंग ए, और ये तरंग बना दी मैंने, तरंग बी। दोनों की क्या है, आवृत्ति भी समान है, और इस तरह से मैं बना रहा हूं भाई, ऊपर नीचे बनाइए, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। आवृत्ति और आयाम दोनों क्या है, समान हो, तो ये एक निश्चित बिंदु पर दोनों आपस में मिलती है, एक निश्चित बिंदु पर आपस में मिलती है। तो समान आवृत्ति व आयाम की ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। यहां पर क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण, पुनः वितरण यानी कि दोबारा वितरित हो जाती है, कौन, ध्वनि ऊर्जा, पुनः वितरण होता है, पुनः वितरण होता है, और उसी अभिक्रिया को बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए, ये व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। संपोषी और विनाशी ये मैं प्रकाश वाले चैप्टर में करवा चुका हूं, पिछली वाली क्लासों में भी करवा चुका हूं, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है। संपोषी में क्या होता है, दोनों तरंगे उस बिंदु पर समान कला में और समान ध्वनि तीव्रता अवधिक। ये आपका दोनों की कला क्या है, यानी कि ये भी इस कला में है और ये दूसरी भी समान कला में है, तो ये संपोषी हो जाएगा। और विनाशी में क्या होगा, एक की कला विपरीत दूसरे की कला, अब दोनों मिल तो समान बिंदु पर रही हैं, लेकिन ये एक कला अलग है, इसकी कला अलग है। तो यहां पर संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, दोनों तरंगे उस बिंदु पर समान कला में हो, यानी कि दोनों की कला क्या है, ये अगर पहली तरंग ऊपर की ओर है तो दूसरी भी ऊपर की ओर, पहली तरंग नीचे है तो दूसरी भी नीचे की ओर, ठीक है। ये तो होती है समान कला। उस कंडीशन में क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, और इसमें क्या होगी, ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम। लेकिन ये होगा विनाशी। विनाशी का मतलब एक दूसरे का नष्ट करने वाला, ये एक इधर है तो दूसरी इधर से, दोनों का आयाम अलग, कला भी अलग अलग है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी इसमें, न्यूनतम। बस, कुछ नहीं याद रखना। अगला है ध्वनि का वितरण, विवर्तन, वितरण नहीं सॉरी, विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है भाई, ये सारे के सारे मैं प्रकाश वाले में करवा चुका हूं, इसलिए मैं इसको ज्यादा गहराई से नहीं लेके जा रहा। प्रकाश वाला चैप्टर देख लेना और कर लेना। प्रकाश वाला चैप्टर देखने के बाद ये चैप्टर देखना, सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्वनि का जो आपका विवर्तन होता है वो यही होता है कि ध्वनि का किनारों की ओर मुड़ना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ध्वनि तरंग का 1 मीटर की ध्वनि तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 1 मीटर की कोटि की होती है। इस कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से होकर मुड़कर आगे बढ़ती है। सीधी सी बात है, यही को ध्वनि तरंगों का किनारों से मुड़ना। कैसे, अब देखो, ये एक बात प्रूफ करता है कि ध्वनि तरंगे सीधी रेखा में गमन नहीं करती। ध्वनि तरंगे सीधी रेखा में गमन नहीं करती, ये नोट कर लेना भाई, ध्वनि तरंगे सीधी रेखा में गमन नहीं करती। मतलब क्या है, अब जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, यहां मैं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं तो ध्वनि तरंगे निकली है, लेकिन यहां पर खिड़की लगी हुई है, सामने दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो घर में बैठे हैं, मम्मी पापा भाई बहन सारे बैठे हैं, उनको मैं बोलता हुआ सुनाई दे रहा हूं। सपोज करो ध्वनि तरंगे सीधी रेखा में गमन कर रही होती ना, तो सिर्फ इतने इतने से ध्वनि निकलती और सीधी सीधी उतने टारगेट तक ही पहुंचती। जैसे कि प्रकाश होता है, जैसे कि प्रकाश होता है, जितनी यहां पर अपने प्रकाश की जरूरत होती है अपना उतना ही उसको फैलाते हैं, है ना। टॉर्च होती है, फिक्स होता है उसका, उतनी जगह पे जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। एक तरीका और बता देता हूं, जब आप बाइक पे बैठे होते हो, ठीक है, तो आगे वाला बंदा आगे बैठकर भी आपके पीछे वाले से बात कर लेता है ना, वो चीज। तो ध्वनि का किनारों की ओर मुड़ना। अब देखो, बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजों खिड़कियों से होने के बाद भी हमें सुनाई देती है। ये है आपका ध्वनि का विवर्तन, कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। अगला टॉपिक रहेगा अपना केमिस्ट्री का, देखते हैं कौन सा रहेगा, ठीक है। और किसी को कोई किंतु परंतु हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। रीजनिंग के क्लासेस को देखना, अच्छा रिस्पॉन्स देना, आपके लिए मेहनत की जा रही है तो रिस्पॉन्स भी दिया करो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। लैब असिस्टेंट की विज्ञप्ति का मैं कल परसों 1-2 दिन में आपके लिए वीडियो डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।